नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में एक ही चरण में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली के 1.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता दिल्ली के भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं। आज हम आपको डेटा सेंटर में बताएंगे दिल्ली की उन 5 हॉट सीटों के बारे में जिन पर इस बार कांटे की टक्कर होने जा रही है। इनमें से 2 सीटें वो हैं जिन्हें जो जीतता है वो दिल्ली को जीतता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नई दिल्ली। ये हॉट सीट नंबर हमारी 1 है। आज की पहली हॉट सीट दिल्ली की है नई दिल्ली सीट। यहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुकाबले में हैं। उनके सामने बीजेपी की ओर से प्रवेश वर्मा को उतारा गया है और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा गया है। इस सीट का गणित समझ लेते हैं कि ये सीट हम हॉट सीट क्यों कह रहे हैं। ये वही सीट है जो जीतता है वही दिल्ली को जीत लेता है। अगर इस सीट का इतिहास हम देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर पिछले 3 चुनाव से लगातार आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है। दूसरी सीट है हॉट सीट नंबर 2 कालकाजी। यहाँ से मुख्यमंत्री आतिशी इस बार चुनाव मैदान में, पिछली बार भी वो यहीं से जीत कर आई थी। बीजेपी ने यहाँ से अपने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को चुनाव मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। हॉट सीट नंबर 3 ये है जंगपुरा। जंगपुरा सीट जो है ये दिल्ली विधानसभा की तीसरी हॉट सीट है। इसकी क्या खासियत है ये भी देख लेते हैं। इस बार यहाँ से जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें उतारा गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये किसी ज़माने में कांग्रेस में थे। और फरहाद सूरी को कांग्रेस ने अपनी ओर से चुनाव मैदान में उतारा है। अब बात कर लेते हैं हॉट सीट नंबर 4। ये कौन सी है? ये है पटपड़गंज की सीट। पटपड़गंज की सीट वही है जहाँ से पिछली बार मनीष सिसोदिया जीत करके आए थे। इस बार वो जंगपुरा चले गए हैं। उनकी जगह आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि यूपीएससी की ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, कोचिंग कराते हैं। रविंद्र सिंह नेगी को बीजेपी ने उतारा है। ये पिछली बार बहुत ही कम अंतर से मनीष सिसोदिया के सामने चुनाव हारे थे। एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और कांग्रेस ने अनिल कुमार को यहाँ से मैदान में उतारा है। अब बात कर लेते हैं हॉट सीट नंबर 5 की। ये है बिजवासन की सीट। बिजवासन की सीट भी काफ़ी हॉट है क्योंकि यहाँ पर दल बदल करके जो आए हैं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में कैलाश गहलोत, इन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। और सुरेंद्र भारद्वाज ये आम आदमी पार्टी के यहाँ से विधायक हैं और इनको टिकट दोबारा दिया गया। और देवेंद्र सहरावत ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब आपको बताते हैं कि सभी सीटों पर पिछले 3 चुनाव का नतीजा क्या रहा। सबसे पहले अगर नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 2013 में अरविंद केजरीवाल जीते, 2015 में केजरीवाल जीते, 2020 में, यानी लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। और हर बार जो उनका वोट प्रतिशत है वो बढ़ता गया, यानी उनका जो समर्थन है इस सीट पर वो लगातार बढ़ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कालकाजी की। कालकाजी में यहाँ पर 2013 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। 2015 में ये सीट आम आदमी पार्टी को मिली और उसके बाद आतिशी ने पिछली बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी जीता था। यहाँ पर भी वो जो वोट प्रतिशत था आतिशी का वो काफ़ी ज़्यादा था, 52% के करीब था। जंगपुरा की बात कर लेते हैं। ये सीट 2013 में आम आदमी पार्टी के पास थी, 2015 में भी आम आदमी पार्टी के पास थी, हालांकि यहाँ से उम्मीदवार बदल दिया था। और अब 2020 में भी प्रवीण कुमार ने सीट जीती। तो लगातार 3 चुनाव में जंगपुरा की जो सीट है ये आम आदमी पार्टी के पास ही रही है। शायद मनीष सिसोदिया को इसीलिए यहाँ पर उतारा गया है। 2013 में अगर हम बात करें पटपड़गंज की तो मनीष सिसोदिया यहाँ से जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, लगातार 3 बार जीते। लेकिन इस बार अवध ओझा को यहाँ से आम आदमी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। वोट प्रतिशत भी करीब 50 के करीब मनीष का यहाँ पर रहा है। बिजवासन की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने 2013 में ये सीट जीती थी। यहाँ से सत्यप्रकाश राणा जीते थे। 2015 में देवेंद्र सहरावत और 2020 में भूपेंद्र सिंह जून ने आम आदमी पार्टी के ये सीट जीती थी। तो ये कुल मिलाकर के इन सीटों का गणित है। इनमें से 2 सीटें वो हैं जिन्हें जो पार्टी जीतती है वो दिल्ली जीत लेती है। ये है नई दिल्ली सीट और पटपड़गंज की सीट। इनको जो भी पार्टियां जीतती है वो दिल्ली में सरकार बनाती है। तो इन्हीं पर
चर्चा करने के लिए हमारे साथ रेणु मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रेणु जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो हॉट सीट हमने जिक्र किया और 2 सीटें तो नई दिल्ली और पटपड़गंज वो सीटें हैं कि जहां पर जो जीतता है वो दिल्ली में सरकार बनाता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम नई दिल्ली की बात कर लें कि जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक संयोग भी है और क्या आप इसमें एक रणनीति भी देखती हैं? हाँ, क्योंकि देखिए शीला दीक्षित तो सबसे प्रोमिनेंट लीडर थी दिल्ली की। 15 साल वो चीफ मिनिस्टर रही और जो दिल्ली का कायाकल्प हुआ वो उस उनको उनका एक वो उन्हीं की वजह से हुआ। उनका एक्सेप्टेबिलिटी बीजेपी की फैमिलीज में भी था, क्योंकि वो एक शीला आंटी के नाम से जानी जाती थी। तो अगर संदीप दीक्षित उनका मेंटल लेना चाहते हैं तो उनको वो टफ सीट पे लड़के, अगर वो केजरीवाल को बहुत टफ कड़ी चुनौती दे सकते हैं तो एक वो लगेगा कि भाई हाँ, कोई शीला दीक्षित के ऊपर के लेवल पे मेजर कर पा रहे हैं। तो मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि केजरीवाल देखिए बहुत समय से अब एस्टैब्लिश्ड लीडर हो गए हैं दिल्ली पॉलिटिक्स के और बहुत बड़े मैवरिक भी हैं। वो अपने हिसाब से जिस तरह से उन्होंने फ्री बीज बांटी और जो 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 चीज़ें वो लेके आ रहे हैं, उससे जो है जो गरीब तबका है दिल्ली का वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो गया है। पर फिर भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं कि संदीप दीक्षित का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक वो सेंटिमेंटल और इमोशनल लिंक भी है उनका लोगों से, क्योंकि शीला जी वहीं से चुनाव लड़ती थी। तो अगर वो वहां पर कोई डेंट कर पाएंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस से ज्यादा संदीप दीक्षित जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और वो जो लोगों को एक 1-to-1 रीच आउट कर रहे हैं। और एक देखिए थोड़ा तो प्रॉब्लम हुआ ही है केजरीवाल को जेल जाने पे, और जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं उससे, पर जो उसके उसके जो ऑपोजिट आप देखेंगे तो उसमें हमने देखा कि जो फ्री बीज हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहा है आम आदमी पार्टी को पावर में लाने के लिए और पावर में रखने के लिए। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं दिल्ली में, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। तो अगर जो दूसरे उम्मीदवार की बात करें, प्रवेश वर्मा की, जो कि साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं, बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन नई दिल्ली से अब उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, अगर वो केजरीवाल को हरा देते तो वो बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने आप बन जाएंगे। देखिए मुझे लगता नहीं ऐसा है। परवेश वर्मा का एक उनके फादर के जैसा इमेज नहीं है। उनके फादर बहुत सज्जन आदमी थे। इनका जो जिस तरह से ये बात करते हैं, ये थोड़ा इनका बिदुड़ी का टच है। मतलब जो भी मन में आता है बोलते हैं, हार्ड लाइनर हैं थोड़े से, और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से उनका व्यवहार नहीं है। तो एक जो एब्रेसिव बिहेवियर कहा जाता है वो है इनका। तो पार्लियामेंट में भी आपने देखा अखिलेश की किस तरह से ये मतलब बिहेव किया इन्होंने। तो ये लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं लगा लोगों को। तो मेरे को लगता है कि परवेज वो वोट काटने के हिसाब से वहां रखे गए हैं और वो बहुत ज्यादा विनेबल कैंडिडेट मुझे इस समय नजर आते नहीं है। ठीक है, दिल्ली में अरविंद जी केजरीवाल रेणु जी, हमारे और साथ संजय सिंह जी भी जुड़ गए। संजय जी, स्वागत है आपका। आपसे ये समझना चाहेंगे, हम जो हॉट सीट की बात करें थे, हमने नई दिल्ली की बात रेणु जी से की, लेकिन अगर हम अब कालका जी सीट की बात करें, जहाँ पर कि मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, पिछला चुनाव भी से जीती थी और पिछले 3 अगर चुनाव देखें तो आम आदमी पार्टी का एक स्ट्रांग होल्ड ये दिखाई देता है। उससे पहले कांग्रेस के पास ये सीट लंबे समय तक रही है, गढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि रमेश बिधूड़ी को वहाँ से उतारना, क्या बीजेपी इस सीट को गंभीर है, ये संदेश देना चाहती है, या फिर आपको लगता है कि एक एडजस्ट करने वाली ये बात थी कि उनको टिकट नहीं दिया था लोकसभा का, इसलिए अब विधानसभा का टिकट दे दिया? देखिए, एक चीज तो तय है कि उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला था और यहाँ पे टिकट मिला है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो रमेश बिधूड़ी ने जो कहा उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। मतलब वो उस तरह की भाषा को आप समर्थन राजनीति में नहीं कर सकते, वो अमर्यादित था। लेकिन साथ में एक चीज और भी देखना होगा कि रमेश बिधूड़ी उसी इलाके से 2 बार सांसद रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की इस तरह की लोकप्रियता है और एक बयान के तौर पे उसके चुनावी जो भी है फॉर्चून को हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में वो फाइट वहां पे अच्छी होगी, इंटरेस्टिंग होगी। रमेश बिधूड़ी के वो बोलने से मतलब चर्चा में वो सीट अपने आप आ गई। अतिशी इस समय मुख्यमंत्री है। एक बात तय है कि अतिशी इस बार सिर्फ अतिशी के नाम से जा रही हैं, अतिशी सिंह के नाम से जा रही हैं।
जब वो एफिडेविट फाइल होगा उसके बाद ये चीज भी पता चलेगा, क्योंकि अब तो मार्लेना नहीं है, सिंह रखती हैं या नहीं रखती हैं, वो एक देखने की चीज होगी। वैसे एक चीज जरूर है नई दिल्ली सीट के बारे में, पहले आप चर्चा कर रहे थे। जी। नई दिल्ली सीट बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक चीज और है कि परवेज वर्मा को जिस तरह से बिल्कुल ही खारिज मत करिए, क्योंकि वहां उत्तरांचल के भी वोट काफी अच्छे हैं, जिसपे संदीप दीक्षित भी थोड़ा दावा करेंगे और परवेज वर्मा भी दावा करेंगे, और साथ में थोड़ा सा जो बाहरी दिल्ली वाला जो वोटर है उसका भी वहां पे इन्फ्लुएंस है, जिसे हम बाहरी दिल्ली का मतलब कई तरह के उसमें जातिगत या बाकी अलग तरह के रीजनल समीकरण आते हैं, वो भी है, और वो भी एक सशक्त उम्मीदवार हैं। तो ये चीज अब अरविंद केजरीवाल के लिए ओवरऑल अपनी चुनाव तो है ही, मतलब नई दिल्ली का चुनाव मैं इस समय नहीं कह सकता कि उनका अपना वो सीट इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन ओवरऑल इस बार का चुनाव जो है आम आदमी पार्टी के लिए पिछले 2 बार की तरह इस बार कोई आसान चुनाव उनके लिए है नहीं। संजय जी, समय की कमी है, जाते आते कांग्रेस के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कांग्रेस ये संदेश देना चाह रही है कि वो ये चुनाव काफ़ी गंभीरता से लड़ रही है? ये बात अलग है कि सेंट्रल लीडरशिप शायद अभी उतनी उत्सुक नहीं दिखाई दे रही जितने की स्टेट लीडरशिप। देखिए, कांग्रेस के साथ एक बड़ी भारी मुश्किल है। 4 दिन पहले तो अरविंद केजरीवाल के साथ वो मतलब फखरे पर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने मैंने कांग्रेस पार्टी का लॉक स्टॉक बैरल सब कुछ लेकर के चले गए। यहाँ काडर का विरोध था, अजय माकन तब भी विरोध में थे, आज भी विरोध में, लेकिन उस समय वो चुप करा दिए गए। ऐसे तमाम लोग, संदीप दीक्षित चुप करा दिए गए। संदीप दीक्षित को जिस समय केजरीवाल को गिरफ्तारी हुई थी, संदीप दीक्षित को जाकर के वहां पे खड़ा होना पड़ा था सोलिडारिटी में। आज संदीप दीक्षित उनके खिलाफ हुए हैं। तो कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी, मतलब उसके कारण एक तो अब जनाधार कोई बचा नहीं है, इसी कारण से उनके एक एक करके नेता छोड़ करके चले गए। अब अगर आप हालांकि कांग्रेस एमसीडी चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी ठीक रहा था प्रीवियस इलेक्शंस की तुलना में। वो है एमसीडी ठीक रहा, लोकसभा में भी अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो ठीक ठाक था, लेकिन जब लोग देखते हैं कि क्या ये चैलेंज कर सकता है या करने के पोजीशन में है, तो वो उस पोजीशन में आने के बाद कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। ये अच्छी बात है। कुछ एरिया जहां है फाइट जो है वो मुस्लिम वोट के लिए है, कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ अगर जाता है तो आम आदमी पार्टी को मुश्किल होगी। कुछ एरियाज में कांग्रेस ने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है। लेकिन वो विनेबिलिटी या आपको हराने की कैपेबिलिटी कितनी होती है, वो चीज मतलब आगे अनफोल्ड करेगा। जी, शुक्रिया आपका संजय जी, रेणु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि ये जो 5 सीटें हैं इन्हें हम हॉट सीट जो कह रहे हैं, और ये दिल्ली विधानसभा में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए निश्चित तौर पर अपना जनादेश देगी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बताएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ने जाते जाते क्या कहा तमाम आरोपों के ऊपर। दिल्ली चुनाव का ऐलान करते हुए आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने पिछले कुछ समय से चुनाव प्रक्रिया, ईवीएम, वोटर लिस्ट, टर्नआउट को लेकर उठ रहे तमाम सवालों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया। राजीव कुमार ने विपक्ष के उठाए सवालों को अहम बताते हुए शायराना अंदाज में कहा कि क्या पता हम कल हो न हो, आज जवाब तो बनता है। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस और बग इन द ईवीएम। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इनवैलिड वोट्स इन द ईवीएम। एविडेंस इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट दैट दे आर टेम्पर प्रूफ। और आप सोच के देखिए, जहां एक एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है, सडनली ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए? ओनली at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. This is absolutely impossible. एक और चीज कही जाती है, आप वीवीपैट स्लिप्स गिन लीजिए, वीवीपैट स्लिप्स भी गिन ली। लेट मी टेल द नेशन टुडे,
2019 के बाद जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट में आदेश किया था कि 5 वीवीपैट्स अब हर असेंबली से गिनेंगे आफ्टर द रिजल्ट्स, 67,000 वीवीपैट्स हैव बीन काउंटेड, over 4.5 crore slips have been counted, and after 2019, except the initial old machines, not even a difference of one vote which has been found, not even one out of 4.5 crore slips counted across 67,000 VVPATs. आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि मनमाने ढंग से वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी संतुष्ट नहीं दिखी। पारदर्शी प्रक्रिया पे ही हमने सवाल उठाए हैं। पारदर्शी प्रक्रिया जिसको वो कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दे दें कि भाई कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर कई 100 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कराने की एप्लीकेशन स्वीकार की जा रही हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कैसे ये हो रहा है कि जो लोग दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं हैं। फर्जी एप्लीकेंट्स वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है? तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।